मोटापा अपने आप में बड़ी खतरनाक एक बीमारी है। स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग होनी चाहिए फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट। मोटापा तो सिर्फ एक अकेली बीमारी ही नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई है डायबिटीज, उसके साथ जुड़ी हुई है ब्लड प्रेशर हाई। ओबेसिटी यानी मोटापा न सिर्फ अपने आप में एक बीमारी है बल्कि दूसरी कई बीमारियों की वजह बन सकता है। मोटापा कितनी बड़ी समस्या हो सकता है और किस तरीके से हमारी सेहत का दुश्मन साबित हो सकता है, आज इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रही हैं डॉक्टर अंजलि हुड्डा। वेलकम मैम। हाय, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अंजलि हुड्डा सीनियर मेटाबॉलिक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर हैं लिव न्यूट्रीफिट सेंटर फॉर ओबेसिटी एंड लॉन्जिविटी में। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मैम को। वेट को लेकर के उनका मानना है कि ये हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वजन को मेंटेन करके रखें और सही लिमिट में रखें। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मोटापा कितना खतरनाक हो सकता है, कितना घातक हो सकता है? मोटापे से कितनी सारी बीमारियां होती है। मोटापा तो सिर्फ एक अकेली बीमारी ही नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई है डायबिटीज, उसके साथ जुड़ी हुई है ब्लड प्रेशर हाई, उसके साथ जुड़ा हुआ है कैंसर रिस्क, उसके साथ जुड़ा हुआ है लिवर में जो हमारा जो फैटी लिवर होता है जिसको हम नैश बोलते हैं मेडिकल साइंस में, कि उस लिवर के अंदर भी जो फैट जमा हो जाता है तो उससे सिरोसिस और लिवर फेलियर के चांसेस होते हैं। और फिर जोड़ों में तकलीफ, फिर बॉडी में और इन्फ्लेमेशन। सो मोटापा एक अकेला नहीं है और ये बड़ी सारी चीज़ों के साथ मैनिफेस्ट करता है। और ये आदमी या औरत या बच्चे किसी को स्पेयर नहीं करता। तो मोटापा अपने आप में बड़ी खतरनाक एक बीमारी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बड़ी खतरनाक। जी। जैसा कि डॉक्टर अंजलि ने बताया कि मोटापा बड़ी खतरनाक बीमारी है। अब जब हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम मोटापे से बच कर रहें, इस बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि एक बार पूरी कोशिश करने के बाद भी अगर कोई मोटा हो जाए, वज़न बढ़ जाए, तब क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर अंजलि, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई पूरी एहतियात बरतता है, कोशिश करता है, लेकिन तब भी अगर मोटापा आ जाता है, तो उसका सही तरीका क्या है? यहाँ हम लोग सर्जरी की बात नहीं करेंगे, लाइफ़स्टाइल में क्या होना चाहिए, डाइट हाँ, में क्या होना चाहिए, किस तरह के चेंजेस होने चाहिए कि मोटापा को कंट्रोल किया जा सके? या सर्जरी तो वैसे भी मेरा फील्ड ही नहीं है, सो मैं आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट। बट हाँ, जहाँ तक अगर इंसान कोशिश करता है कि मैं अच्छे से लाइफ जी रहा हूँ, ठीक से खा रहा हूँ और फिर भी मोटापा आ जाए, तो उसमें ना एक आपको ब्लड टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं। यू हैव टू सी अ स्पेशलिस्ट कि वहाँ पे देखो कि प्रॉब्लम कहाँ है। कहीं ना कहीं या तो कोई हार्मोन इशू होता है, या कोई आपके ओबेसिटी जीन है आपके बॉडी में, या आप सोच रहे हो आप ठीक खा रहे हो और आप एक्चुअली ठीक नहीं खा रहे, आपके अपनी जी। बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं खा रहे। एवरीबडी इज डिफरेंट। अब जो डाइट मैं आपको दूंगी वो डाइट प्रियंका सामने किसी और को सूट करे ना करे। मैं जो खाऊंगी, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मैं कितनी एक्सरसाइज करती हूँ उसके हिसाब से मेरी डाइट होनी चाहिए। तो डाइट या लाइफस्टाइल हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड होता है, इट्स पर्सनलाइज्ड। कि पर्सनल लाइफ में किसका क्या कैसी कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितनी नींद आती है, पेट ठीक है कि नहीं, ये सारी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जब जी। ओबेसिटी को ट्रीट करने जाते हैं ना। सो इसीलिए मोटापा अगर आ रहा है और आपको लग नहीं रहा, कि पता नहीं लग रहा कि क्या रीज़न है, उसके लिए बेटर है इन्वेस्टिगेशन कराना फ्रॉम द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन समथिंग लाइक दिस। जी। अब बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की, तो किस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं इसके लिए? मोस्टली ब्लड टेस्ट होते हैं। और ब्लड टेस्ट में भी किस टाइप के टेस्ट होते हैं, ऐसे यूजुअल जैसे आप चले गए कोई लैब में, आपको एक पैकेज दे दिया, ऐसे टेस्ट ज़्यादा मतलब ठीक होते हैं पर इतने काम नहीं आते। आपको थोड़ी स्पेशलाइज टेस्टिंग करनी पड़ती है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो कहीं पे भी लैब में चेक नहीं होता है, सीरम इंसुलिन। ओके। फास्टिंग इंसुलिन बहुत कम लोग चेक करते हैं, वो एक पैकेज का भी पार्ट नहीं होता ना। उसको आप पोस्ट पीपी इंसुलिन जिसको बोलते हैं, खाने के बाद इंसुलिन कितना बढ़ा। तो कई लोगों में प्री डायबिटीज़ होती है और उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनको पता ही नहीं लगता है। शुगर ठीक है, 3 महीने वाला HbA1c जो आपका शुगर है वो ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका इंसुलिन स्पाइक हो रहा है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट ये है। फिर मैं और भी बहुत सारे टेस्ट रेकमेंड करती हूँ। हम फैटी लिवर भी देखना चाहते हैं, फाइब्रो स्कैन भी होना चाहिए कि अगर कोई मोटा है तो उसके लिवर में कितना फैट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसको दिखना चाहिए, जब तक दिखता नहीं है इंसान को पता नहीं लगता, क्योंकि वो एक चीज़ अंदर है। अल्ट्रासाउंड पे भी फैटी लिवर देख सकते हैं, लेकिन फाइब्रो स्कैन पे तो आपको बिल्कुल दिख जाता है, क्योंकि उस पर आपको अच्छे से स्टेजिंग पता लग जाती है। फिर आप कितना उसको कितनी
इंटेंसली ट्रीट करना है वो डॉक्टर को भी पता होता है कि अब ये हमें मतलब लाइटली नहीं ले सकते हम इसको इंटेंसली ट्रीट करें। सो ऐसे कॉर्टिजोल एक टेस्ट होता है, वो बड़ा ज़रूरी है। फिर बाकी हार्मोन टेस्टिंग जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, यू नो दे विल गो फॉर अ रेगुलर पैकेज, उसमें फिर हार्मोन टेस्टिंग नहीं होती है। कौन से हार्मोन्स आपको चेक करने हैं, तो आपकी बॉडी में ग्रेलिन है, लेप्टिन है, कई सारे जो जो हार्मोन्स आपके मोटापे से जुड़े हुए हैं ना, वो नहीं चेक हो पाते। तो इसीलिए स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग होनी चाहिए फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट। जी, देखिए ये टेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, टेस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि मान लीजिए किसी का वेट ज़्यादा है, मे बी ओबीज़ कैटेगरी में है या नहीं, ओवरवेट है, तो क्या चेंजेस लाइफ़स्टाइल के अंदर करने चाहिए? डाइट के अंदर क्या चेंज जनरल, ये बात सच है कि सबकी डाइट स्पेसिफिक हाँ, होगी। स्पेसिफिक नहीं पर जनरल कुछ तो चेंजेस होते ही हैं। जैसे कोई मेरे पास, यू नो हम लोग पार्टियों में भी जाते हैं तो लोग पकड़ के पूछने लग जाते हैं मुझे क्या करना चाहिए। सीधी सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि आप कितना खा रहे हो और कितना आप बर्न कर रहे हो। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए। अगर आप सारे दिन बैठे हो, सारा दिन सीडेंट्री हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप खा रहे हो दिन में 3 टाइम फिर 2 स्नैक, तो ऑब्वियसली बॉडी एक पॉजिटिव उसमें बैलेंस में चली जाएगी। आपको क्या करना है, नेगेटिव बैलेंस करना है, डेफिसिट लाना है कैलोरी का डेफिसिट या तो आपके भागने से होगा, एक्सरसाइज करने से होगा, या आप कम खाओगे। तो दोनों चीज़ों का एक बैलेंस होना चाहिए। और बहुत सारे चीज़, अगर आप एक चीज़ मुझसे पूछते हो कि एक चीज़ ऐसी है जो मोटापा बढ़ाती है और हार्ट डिजीज़ करती है और डायबिटीज़ करती है, वो है शुगर। शुगर का इंटेक बहुत कम होना चाहिए। और एक्चुअली अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने जो बनाया है उसका है मेरे ख्याल से 3 या 4 टीस्पून टी दिन में अलाउड होता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स योर जूसेस और टीज़ एंड एवरीथिंग। तो आप देखिए ना कितना, और उससे ज़्यादा ही शुगर हम लोग खा लेते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। शुगर इंटेक का एक आप बिल्कुल लाइक इट्स अ बेसिक रूल कि शुगर इंटेक कम से कम रहनी चाहिए। और एक्टिविटी और डाइट हैज़ टू बी इन बैलेंस। और देन थर्ड थिंग इज़ प्रोटीन इंटेक। बहुत सारे जो मेरे भी पेशेंट्स और आपको भी जानने वाले लोग प्रोटीन को बड़ा ख़तरनाक समझते हैं, पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है उतना भी लोग नहीं खा पाते। सो दैट इज़, सो दीज 2-3 थिंग्स अगर इनका बेसिक इनका ध्यान रख लिया जाए ना, तो यू कैन स्टार्ट समवेयर, यू कैन स्टार्ट समवेयर। हाँ। बात डाइट की हुई है, अब मैं चाहती हूँ कि आप एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताएं। जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज ऑफ कोर्स मैंडेटरी है अगर आप वेट लॉस की बात करते हैं या फिटनेस की बात करते हैं, तो लेकिन एक्सरसाइज भी किस, क्या कुछ खास एक्सरसाइज करनी चाहिए वजन को ध्यान में रखते हुए? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट तो ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो सारी ज़िंदगी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे वॉक हो गया वो, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा वॉक करने के बाद हम कुछ भी खा सकते हैं, फिर वो नहीं होना चाहिए। सो बेसिक एक्सरसाइज होती है वॉक। अगर आप वॉक नहीं कर सकते और टाइम नहीं है तो सबसे अच्छा सा इजी वर्कआउट होता है हिट वर्कआउट, जिसको आप 10 मिनट में काफ़ी स्ट्रेन्यूअस वर्कआउट कर सकते हैं और आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना कि आप 1 घंटे की वॉक में लोगे। सो हिट वर्कआउट, उसके कई सारे ऐप्स होते हैं, कई सारे ट्रेनर्स आपको बता सकते हैं, ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हिट वर्कआउट बेस्ट होता है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। और इसको कम टाइम में आप ज़्यादा फैट बर्न कर सकते हो, क्योंकि आजकल की लाइफ में इतना बिजी होता है सब लोग को, तो टाइम नहीं होता एक्सरसाइज करने का, 1-1 घंटे के लिए नहीं निकाल पाते। बेस्ट इज 10 मिनट्स ऑफ हिट वर्कआउट एंड काफ़ी 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 फ़ायदेमंद होता है वो। जी। डॉक्टर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सरसाइज कर नहीं सकते, मे बी उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से, कई को नी का इशू होता है, कुछ और बैक के प्रॉब्लम होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखो उनके लिए आई सजेस्ट कि मान लो आपकी लेग में कोई प्रॉब्लम या नी प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी चीज़ है, लोअर बैक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी चीज़ है, उसके लिए इट्स बेटर कि आप अपना जो है एक्सरसाइज को बॉडी पार्ट बदल दीजिए। अगर मेरे लेग में प्रॉब्लम है तो मेरे आर्म्स तो ठीक है, तो आई कैन वर्कआउट द आर्म्स। अगर मेरी लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो मेरे नी लेग्स ठीक हैं तो मैं साइकिल चला सकती हूँ, और वो भी रिकम्बेंट साइकिल मैं यूज़ कर सकती हूँ। सो ये बिल्कुल ही आप पैरालाइज्ड है वो तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगर आपका एक बॉडी पार्ट साथ नहीं दे रहा तो आप दूसरे बॉडी पार्ट को यूज़ करके उतनी ही कैलोरी बर्न कर सकते हो, वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। और शायद कुछ हद तक फिर डाइट भी शायद उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी डाइट तो जब। डेफिनेटली जितने आप सीडेंट्री हो उतना ही कम खाना होता है। हाँ, तो जितना आप वॉकिंग करते हो, मान लो आप 12,000 स्टेप कर रहे हो अपने अपनी वॉच पे, तो आप उतना ही अच्छे से ढंग से, मतलब यू कैन ईट बैलेंस्ड मील। अगर आप दिन में सारा दिन बैठे हो और आप बिल्कुल नहीं हिल रहे, मान लो इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, तो आप बैठ जाते हो ना,
तो वेट गेन हो जाता है लोगों का, क्योंकि दे आर बीइंग सो एक्टिव, बट डाइट नहीं कम करते हैं लोग, दे आर एक्टिव, बट सडनली कोई इंजरी हो गई, फिर वो घर बैठ के खाना खाने लगते हैं, फिर निराशा भी होती है, डिप्रेशन भी होता है। सो इट्स बेटर दैट दोनों को बैलेंस में करके, थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ा के, कैलोरीज कम करके, वो वेट लॉस फिर भी अचीव किया जा सकता है। जी, आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू जो है वो यहाँ कार्ब का है, क्योंकि हम लोग की जो डाइट रही है काफ़ी ट्रेडिशनल डाइट हाई उसमें कार्ब डाइट है, और वो हाई कार्ब इसलिए थी क्योंकि हम लोग पहले चलते बहुत थे ना। फिजिकल हाँ, फिजिकल एक्टिविटी। एक्टिविटी बहुत थी। अब मेरे को अगर जलेबी खरीदनी है तो मेरे को 1 मील दूर जाना पड़ेगा, तो मैं उतना बर्न करके आई कैन स्टिल हैव 1 जलेबी। पर आजकल क्या, निकलते ही आप अपने घर से, ऑफिस से, गाड़ी में या मेट्रो में या ऑटो में कहीं पे आप बैठ जाते हो, तो एक्सर्शन ही नहीं है, डेली एक्सर्शन नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है और डेली एक्सर्शन भी नहीं है। तो आप देखो ना, दोनों की वजह से डबल जेपरिडी हो गई है यहाँ पे, इसलिए हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि एक्सरसाइज और वेट डाइट को आपका कॉम्बिनेशन बना करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं और एक हेल्दी वेट जो है आप गेन कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं पर्टिकुलरली डाइट का इस्तेमाल करके, लेकिन बाद में उनका वेट फिर से लौट आता है। अब ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है कि डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं कि इतनी मेहनत की और फिर वापस कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसकी क्या वजह होती है? नॉर्मली जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, और एट सम पॉइंट आई विल पब्लिश अ स्टडी, एक हमारी बॉडी को एक वेट होता है जो अच्छा लगता है, ठीक है, एक उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ निर्वाणा, वे बॉडी इज़ हैप्पी, यू आर हैप्पी। वो एक वेट होता है ना, उस वेट से ज़्यादा झगड़ना नहीं चाहिए, जो मेरा मानना है। आई थिंक सो। बहुत लोग वेट को परस्यू करते हैं, इस नंबर के पीछे भागते हैं कि मुझे 50 किलो का होना है, मुझे साइज़ 2 होना है, मुझे साइज़ 0 होना है। ये नहीं है, आपकी बॉडी एक वेट पे खुश हो जाती है आके, उस वेट पे वो बॉडी रहना चाहती है, तो आप उसको हटाओगे तो वो वापस उस वेट पे जाना चाहती है। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी स्टडी। लेकिन जब अगर आदमी वेट लूज़ करता है और वापस गेन कर लेता है, मोस्टली इसलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वो बड़ी एक स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे होते हैं, एंड सडनली जब आपका थोड़ा सा भी लेट लूज़ करते हैं, फिर आप फिर भूल जाते हैं कि आपको पता है कि ओ नहीं, मैं फिर डाइट शुरू करूँगा फलाने महीने में और मैं फिर कर लूँगा लूज़। पर उससे क्या होता है, बॉडी गोज इन यो यो फिनोमिना, तो बॉडी को एक फिर हायर वेट मिल जाता है टू गो बैक टू, तो वो बॉडी फिर उसको आपको वहीं पे खींचेगी। सो जितना कम वेट रखा जाए बॉडी का, उतना ही उस बॉडी का जो एक बैलेंसिंग है ना, बॉडी उसी की तरफ जाती है। तो मान लो अगर आप 100 किलो के हो, तो आपने कोशिश कर करा के आप 70 के हो गए, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आप 85 के हो गए, तो बॉडी आपको हमेशा 85 की तरफ खींचेगी, क्योंकि वो एवरेज वर्कआउट आपका एवरेज वेट है। तो वो मतलब इट्स अ फिनोमिना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, पर मैं इतने पेशेंट देख चुकी हूँ, इतना देख चुकी हूँ, रीगेन ऑफ वेट इतना देख चुकी हूँ, अपना भी देख चुकी हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि बॉडी एक जगह आके ना रुक जाती है, थम जाती है, उसको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इफ़ यू आर हेल्दी अनसाइड। हाँ, बिल्कुल, यही सवाल था मेरा अगला कि वेट को कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं वेट को कि भाई इतना वेट चाहिए ही चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप दिखने में बहुत फिट हैं एकदम, मतलब आपका जो आउटर अपीयरेंस है वो भी अच्छा है, आप अंदर से भी अच्छा फील कर रहे हैं, बट वेट समहाउ कहीं ना कहीं जो पैरामीटर है, सेट पैरामीटर उससे ज़्यादा है। अब इसको एक्चुअल में कितना बड़ा ये मानना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं और वेट दिखते हैं, स्केल ऊपर जाते हुए दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं टेंशन होती है। हाँ, आई थिंक वेट से ज़्यादा फैट परसेंटेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इंचेस पे ध्यान देना चाहिए। वेट एक नंबर है, और उसको परस्यू नहीं करना चाहिए। वेइंग स्केल को तो फेंक देना चाहिए, आई थिंक बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बेकार की चीज़ है। और आपसे आप ज़्यादा ट्रबल ही होते हो आप अपना वेट देख के, कभी खुश कोई नहीं हुआ बहुत कम लोग होते हैं जो वेइंग मशीन पे खड़े होके बड़े खुश होते हैं। एक सोर्स ऑफ डिप्रेशन भी है मेरे ख्याल से, तो वेइंग मशीन बेकार चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके कपड़े कैसे फिट आ रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, आप एक्टिव फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप डिप्रेशन में फील कर रहे हो, आप लाउजी फील कर रहे हो, एनर्जी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आप कम वेट के होते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो बेसिकली इंच एंड फैट परसेंटेज आर द 2 मेन वेज वन शुड, कि आप अपने वेट को उसी अपने बॉडी को उस हिसाब से मेजरमेंट वो रहनी चाहिए। इंच टेप इज़ अ बेटर मेजरमेंट वेट से ज़्यादा। इंच टेप, और इंच टेप मेरे ख्याल से 10-15 रुपए का आता है। वेइंग स्केल की तो कोई एंड ही नहीं है, कोई ये स्केल और वो स्केल, इलेक्ट्रॉनिक, दिस दैट। फैट परसेंटेज भी बताता है, कोई कोई वाटर इनटेक, वो वाटर बता रहा है आपका टोटल बॉडी वाटर, कोई आपका विस्ट्रल फैट बता रहा है। सबसे अच्छा है इंच टेप रखिए एंड सी हाउ यू फील, वेरी इजी।
डॉक्टर अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि वेट के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स जब आपका वेट बॉडी लिमिट से ज़्यादा होता है और आपका पहला टारगेट होता है वेट रिडक्शन, तो आइडियली महीने में कितना केजी तक वेट घटाना सही होता है? बिकॉज़ कई बार लोग क्रैश डाइटिंग करके या कुछ और चीज़ें करके तेज़ी से वेट घटाते हैं और फिर कहीं न कहीं वापस वेट इस वजह से भी आता है। देखिए 2 तरह की चीज़ें हैं। एक क्रैश डाइटिंग, एक क्रैश वेट लॉस कराना भी पड़ता है किसी-किसी पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर उसको नी रिप्लेसमेंट होना है तो और बहुत ज़्यादा बॉडी वेट है तो हम जल्दी भी करते हैं, और वेरी लो कैलोरी डाइट बोलते हैं उसको। लेकिन अगर आप एक हेल्दी वेट लॉस की बात करते हो तो 1 डेढ़ किलो 1 हफ्ते से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद किडनी स्टोन्स की पॉसिबिलिटी, गॉल स्टोन्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और ऊपर से इट इज़ समथिंग कि जो आपने कहा वेट वापस आ जाता है, फिर वापस भी इतनी जल्दी आता है क्योंकि आपने ठीक से मैक्रोज तो खाए नहीं, ठीक से प्रोटीन खाए नहीं, और आपने बिल्कुल क्रैश डाइटिंग पानी पी पी के वेट कम करना, दैट इज़ इट्स नॉट अ गुड थिंग। बहुत सारी उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, बड़ा कुछ हो जाता है। बेस्ट इज़ 1 डेढ़ किलो 1 हफ्ते में, उससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रखना चाहिए। जी, जी। 1 डेढ़ किलो से भी फिर ऑलमोस्ट मंथ में 5 से 6 केजी तक चला जाता है, तो काफ़ी। 4-5 केजी इन अ मंथ इज़ ओके। हाँ, उससे ज़्यादा का वेट लॉस करना ही नहीं चाहिए। जी। नहीं। तो अब मैं वापस आती हूँ जहाँ से हम लोगों ने अपनी बातचीत शुरू की थी कि अगर हम 5-6 किलो तक घटाना चाहते हैं मंथ के अंदर, तो उसका आइडियल तरीका क्या है? डाइट में कितना चेंज करना चाहिए? कैलोरीज़ का कितना ध्यान रखना चाहिए? कैलोरी काउंटिंग तो एक बहुत पुरानी बात होगी, तो अब हम कैलोरी काउंटिंग करते नहीं हैं। तो उससे अच्छा ये होता है कि आप फास्टिंग पीरियड बढ़ा दीजिए। ईज़ी वे होती ये होता है, और उसको भी स्लोली बढ़ाना चाहिए क्योंकि योर लिवर इज़ नॉट यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज़। तो वो हेडेक्स वगैरह होने लग जाते हैं लोगों को जो फास्टिंग ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए एक तो फास्टिंग आसान है सबसे। दूसरा है अपना जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, रोटी चावल अपना ब्रेड पराठे, इसका ओनली वन मील में कर दीजिए। तो बाकी टाइम ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड दिस इज़ द ईज़ीएस्ट डाइट आई हैव एवर मेड। यू कैन रिड्यूस, बहुत काफ़ी वेट कम हो जाता है इससे। बात फास्टिंग की हो रही है, तो फिर आजकल एक नया फैशन या चलन कह सकते हैं इंटरमिटेंट डाइट का। या लोग बड़ा 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, अब इसमें भी एक टाइम आई थिंक फ्रेम होना चाहिए कि आप कितने घंटे का आपका जो गैप है या फास्टिंग है वो सही कहलाए। देखिए देयर इज़ नो रूल फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी तरह की होती है। ये तो या तो एक हफ्ते में आप 24 घंटे का फास्ट कर लो, या आप ऑल्टरनेटिव एक दिन ठीक खाओ, एक दिन कम खाओ। एक होता है 16 घंटे की फास्टिंग। कोई रूल नहीं है, हर इंसान को अपने हिसाब से फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई फास्टिंग के लायक है भी नहीं। जैसे मैंने कहा, लिवर से जो ग्लूकोज जनरेट करते हैं हम एनर्जी के लिए, वो जनरेट सब नहीं कर पाते, स्लोली कर पाते हैं, यूज़ टू होना पड़ता है। तो आई थिंक 12 घंटे मिनिमम आप भूखा रह सकते हैं, जिसमें नींद भी आ जाती है। तो रात को 8 बजे खाएँ तो सुबह 8 बजे से पहले मत खाओ। दैट इज़ अ बेसिक रूल। उसके बाद अगर आपको करना है तो आप स्लोली उसको बढ़ाते जाइए, वीक बाय वीक 1 घंटा बढ़ा दो। तो उसके बाद एंड गोल शुड बी 1 मील अ डे। जो आजकल एक्चुअली रियल फास्टिंग इज़ 1 मील अ डे, लेकिन वो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। सो 2 मील्स इज़ ऑल्सो ओके। 2 मील खा लीजिए, लंच एंड डिनर, एंड ट्राई टू फास्ट लॉन्गर, एंड बट इट्स थोड़ा स्लो करना चाहिए इसको ना, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं होती, फिर हेडेक्स होते हैं, फिर यू आर बैक टू जो आज से स्टार्ट करा फिर वापस नहीं। तो स्लोली करो फास्टिंग। फास्टिंग इज़ ग्रेट फॉर हेल्थ। इट्स अ बेस्ट वे टू लूज वेट प्लस गेन हेल्थ। तो जितना कम खाएंगे हम उतने ही बेटर रहेंगे। डॉक्टर अंजलि, बात हो रही है फास्टिंग की और मुझे लगता है कि हाल तक एक कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ डाइट को लेकर के, सारे एक्सपर्ट्स बात करते थे कि हमें छोटे गैप पे खाना चाहिए, 2 घंटे के गैप पे खाना चाहिए और छोटे मील्स खाने चाहिए, और जब ये फास्टिंग की बात जो है आई है तो ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगते हैं सुनने में। या यू आर राइट। जब मैंने ओबेसिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तब स्मॉल मील्स के बारे में बात होती थी, बट इवन तब तब भी डायबिटिक्स के लिए था वो। डायबिटिक्स के लिए था क्योंकि उनकी शुगर लो हो जाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, और कई लोग सक्सेसफुल भी हैं इस मेथड से। लेकिन 1 मील अ डे इज़ अ लॉजिकल, फिर फास्टिंग एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप जितनी बार खाओगे आप उतनी बार इंसुलिन स्पाइक करोगे, या आप ऐसी चीज़ें खाओ जिनसे इंसुलिन स्पाइक ना हो। अब उसकी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर। बात दोनों ठीक है।
एक में थोड़ी सी आपको नॉलेज पहले होनी चाहिए। फास्टिंग इज़ समथिंग यू कैन डू इवन विदाउट नॉलेज। तो जैसे आप कर सकते हैं, वो कैमरे वाले भैया कर सकते, कोई भी कर सकता है फास्टिंग। फास्टिंग कोई बड़ी टेढ़ी चीज़ नहीं है। और उसमें ये है कि इंसुलिन स्पाइकिंग जितनी बार होगी उतनी बार आपका फैट स्टोरेज होगा। जितनी बार आप खाओगे इंसुलिन स्पाइक होगा, जितनी बार इंसुलिन स्पाइक होगा फैट जमता जाएगा। तो आपने अगर 5 बार इंसुलिन वाली कोई स्पाइक वाली चीज़ खा ली तो आपका वेट फैट बढ़ेगा। और फैट अगर सबक्यूटेनियस नहीं बढ़ेगा तो लिवर में जाएगा, कहीं तो जाएगा, फिर उससे आप अनहेल्दी हो जाते हो। बात दोनों ठीक है, पर फास्टिंग इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन आई थिंक। जैसे कि अभी बात हम लोग कर रहे थे डायबिटीज़ की, और डायबिटिक जो पेशेंट है अगर उनको वेट रिडक्शन करना हो तो ऑफ कोर्स उनके लिए शायद उतना आसान नहीं होगा, या फिर हम लोग दूसरी जो बीमारियां लाइफस्टाइल ओरिएंटेड बीमारियां हैं उनकी बात करें तो वो भी शायद कुछ दिक्कत करती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ आप सजेस्ट करेंगे कि जो लोग ऑलरेडी पहले से बीमार हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, उनको अगर वेट रिडक्शन करना है तो उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? उनको तो स्पेशलिस्ट के साथ करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि अपने आप कोशिश करें। बट हाँ, मेन थिंग इज़ कि एक्सेस शुगर कंजम्पशन तो कम करनी पड़ेगी। और लेकिन डायबिटिक्स में एक और चीज़ होती है, डिप्रेशन बहुत होता है। सो शुगर खा के उनको अच्छा फ़ील होता है तो वो सोचते हैं डिप्रेशन भी दूर हो गया। लेकिन एक थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए डायबिटिक्स के लिए, क्योंकि डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन दैट डायबिटिक्स में डिप्रेशन होता ही है। तो डिप्रेशन को ट्रीट करना, साथ में डाइट चेंज करना, साथ में एक एक्सरसाइज रूटीन सेट करना, आई थिंक एक स्पेशलिस्ट ही इसको अच्छे से कर सकता है। बीमार जो भी जिनको भी मेडिकल कंडीशंस हैं उनको अपने आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए चीज़ें। दैट्स स्ट्रॉन्ग बिलीव है मेरा वो। डॉक्टर अंजलि, हम लोगों ने बात की कि अगर किसी को ओबेसिटी हो जाती है तब क्या करना चाहिए, लेकिन हेल्थ ओपीडी का जो मकसद है वो है लोगों को अवेयर करना, ताकि जो हेल्थ से जुड़ी समस्या है वो हो ही ना। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोई भी रूटीन में क्या चीज़ें फॉलो करे कि उसका वजन बढ़े नहीं, या एटलीस्ट कम से कम वो ओबेसिटी की तरफ ना जाए, मोटापे की तरफ ना जाए। खाना थोड़ा कम करो, सीधी सी बात है। ज़्यादा बार मत खाओ। पैकेट फूड्स तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। और कभी कभी चलो अभी आप मजबूरी में फंस गए तो एक पैकेट ऑफ चिप्स आपने खरीद लिया, पर कई लोग तो रोज़ कर रहे हैं। तो वो बेसिक जो घर का खाना, उससे वेट कम ही बढ़ता है। तो घर का खाना खाओ। सिंपल दाल रोटी में बिलीव करो। ज़्यादा वेस्टर्नाइज फूड जो हमारे कंट्री में आ गया है उसको अवॉइड करो। ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह ये हमारे लिए अच्छे हैं ही नहीं। और हम वेस्ट को ज़्यादा अपनाना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ये सब खाने लग जाते हैं। पर थिंकिंग वेस्ट वाली होनी चाहिए, खाना वेस्ट का नहीं होना चाहिए। खाना अपना नॉर्मल जो हमारा सदियों से चला आ रहा है, नॉर्मल दाल रोटी चावल दही सब्ज़ी, यही खाना अगर आप खाएंगे तो आप वेट बढ़ेगा ही नहीं। और अगर आप बाहर का छोड़ के घर का स्टार्ट कर दोगे, आज ही आप देख लेना, एक हफ्ते के अंदर आपका फ़र्क पड़ जाएगा। बाहर का खाना सबसे बुरा, पैकेट फूड सेकंड नंबर पे, थर्ड थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूरी है। एंड फिर वही बातें रिपीटिशन में है, कि कार्ब्स कम करो और ये सब, मतलब। एक्चुअली लाइफस्टाइल मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है। जो लोग घर का खाना खा रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके पास रेस्ट करने या प्रॉपर नींद लेने का टाइम नहीं है। स्ट्रेस ऑफ कोर्स सबकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन या चुका है आज की डेट में। स्ट्रेस इज़ वेरी तो हाई। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आई थिंक जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। या डॉक्टर अंजलि हुड्डा ने कितनी आसानी से बताया कि किस तरीके से हम लोग अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में और एक्सरसाइज को उसका इंटीग्रल पार्ट बना के अपनी जिंदगी का हिस्सा बना करके अपने वजन को कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वजन को जांचना हमेशा सही नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितना फिट महसूस करते हैं। डॉक्टर अंजलि के बताए हुए टिप्स आजमाकर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हेल्थ ओपीडी के व्यूअर्स को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और वो अपने वेट को लेकर के पहले से कहीं ज़्यादा सचेत होंगे, संजीदा होंगे।